तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप्स के अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम ये भी जान चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम समझ गए कि जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपने आप में हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कोई सब्सटेंस कर रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा अपने आप में उसके अंदर ले रहा है। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को जब भी हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी फैक्टर लिख लेगा रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग किसी अननोन को फाइंड आउट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम रेडॉक्स टाइट्रेशन कह रहे हैं, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब यहाँ पे कोई अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होगा, या तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर स्टैंडर्ड में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं हम तो वो स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट किसी सब्सटेंस का रिडक्शन करा रहा है। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग हम कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिएक्शन लिखेंगे, और उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उसके बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, कितना केमिकल उसके अंदर रिएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है उसको निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मीडियम के अकॉर्डिंग कितने सब्सटेंस की हमें किसी ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी हम उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी से हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक से अननोन एनालाइट को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसा हमने रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में हम डिफरेंट इतना सा देख रहे हैं कि यहाँ पे हम हाफ रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख के उसके मीडियम के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सब्सटेंट को एनालाइट कर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है तो यहाँ हम कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब इन्वॉल्वमेंट में आएगी तो यहाँ पे हम इजीली एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसको किसी सर्किट में अंदर मूव करा के, मतलब किसी क्लोज सर्किल के अंदर हमने अगर उसको चार्ज को मूव करा दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, करंट। और उस करंट के फॉर्म में हम एम्पेरोमेट्रिक मेथड में भी यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम सेल के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो उसके दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उससे भी हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को हम समझ के वहाँ पे अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? और एक जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कि किसी इंडिकेटर की हेल्प से हम रिएक्शन को कंप्लीट होने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप से हम रेडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास है रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे एक चीज़ आती है उसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। प्रोसीजर पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, मगर प्रैक्टिकल के अंदर तुम यहाँ देखोगे जब तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे लैब के अंदर तो वहाँ पे वो प्रोसीजर के फॉर्म में उसके अंदर जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास आ रहा है डाइक्रोमेटोमेट्री और टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम समझते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है। तो यहाँ हमने क्या कह दिया, रेडॉक्स टाइट्रेशन इज ए लेबोरेटरी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन एनालाइट बाय द causing a redox reaction between the titrate and analyte। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी नॉन से अननोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके बीच में अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, उससे हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं। और नॉन की कंसंट्रेशन से अननोन की कंसंट्रेशन को रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। यही हमारा कंसेप्ट है किसके अंदर, रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे हम एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करते हैं तो यहाँ पे भी एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए हम या तो कोई इंडिकेटर, रेडॉक्स इंडिकेटर यूज कर लेंगे जो कि अपने आप में जैसे ही अपने आप में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसी सब्सटेंस से अपने आप में उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट करता है तो उसके बाद में वो फर्दर जो इंडिकेटर से रिएक्शन करे उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो और वो हमें पता पड़ जाए। तो यहाँ पे हम रेडॉक्स इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं।
दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंट जो जनरेट हो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वहाँ पे हमारे पास एक डेड पॉइंट हमारे पास आएगा, जब एक वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर से यहाँ पे एंड पॉइंट को शार्प वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड जो इंडस्ट्रियल वे में हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास पोटेंशियोमेट्रिक मेथड ही होता है। कहीं कहीं पे हम एम्पेरोमेट्री भी यूज़ करते हैं, एम्पेरोमेट्री के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम उसके अंदर किसी सर्किट के अंदर कितना चार्ज उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो कंसेप्ट कब आएंगे, जबकि चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो, या फिर चार्ज को हमें एम्पलीफाई करके वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, उसके रेशो के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे जो है सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंसेप्ट हमारे पास इन्वॉल्व है। तो यहाँ हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या था हमारे पास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी का अपोजिट हम रिडक्शन कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन के अंदर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम रिडक्शन कह रहे हैं। तो ये हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग भी, उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंट या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी हम यहाँ पे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हम बैलेंस करके वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्व ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन एनालाइट और टाइट्रेंट। जैसा कि हमने अभी स्टडी कर लिया है, बेसिक कंसेप्ट हमारे पास यही रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो यहाँ पर मैग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, KMnO4 का जब हम स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे, तो ये लैब में तुम्हारे पास प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करोगे इसको। तो KMnO4 का हमने कोई सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास है, स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, KMnO4 जो कि H2SO4 के अंदर डिजोल्व करके बनाया है, जब ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम हर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग हर एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्लियर, जिसमें चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ अगर मैं पोटेशियम को देखना चाहूँ सबसे पहले KMnO4 में, तो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, इसके अंदर भी +1 है, इसका मतलब पोटेशियम के अंदर कोई ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जिस आयन के अकॉर्डिंग अगर हम Mn का इसके यहाँ पे निकालेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे +2, +7 से +2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस या जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन हम लिखेंगे, तो आयनिक फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, पोटेशियम का नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे MnO4 माइनस, MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है, Mn+2 के अंदर। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मीडियम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बैलेंस करेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि हाफ रिएक्शन को आयनिक केस में कैसे बैलेंस करते हैं, ये हर बच्चे को आना चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से तुम हाफ बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे लिखोगे। उसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट ऑक्जेलिक एसिड के अंदर हम तुम देखोगे H2SO4 के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ऑक्जिलेट आयन के अंदर चेंज हो रहा है CO2 के फेज के अंदर। तो ये हम हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन लिखेंगे और उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन लिखेंगे, क्लियर। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, तो उसकी स्टोइकियोमेट्री जो भी जनरेट होगी एसिडिक या बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास तरीका होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने का। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सैरीमेट्री। तो सैरीमेट्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं सैरीमेट्री का मतलब, अब कंसेप्ट वही है, बस हम क्या कर रहे हैं कि अब जो हम जैसे सैरीनियम हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसको सैरीमेट्री बोल दिया। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखें हैं सैरियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम किसके अंदर बना रहे हैं, H2SO4 के अंदर, मीडियम के अंदर
फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम क्या करें, H2SO4 के अंदर जब हम इस जो हमारे पास सेरियम अमोनियम सल्फेट है, जब इस सॉल्यूशन को H2SO4 के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो हैज ए हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, sufficient H2SO4 is used to prevent the hydrolysis and precipitate of the basic salt. Seric ammonium sulfate is a salt of suitable solubility for the precipitation of the standard solution has been approximate formula। तो ये अपने पास approximate formula हो गया, but the solution has to be standardized again a solution of arsenic oxide, and since the ferric ammonium sulfate is a strong oxidizing agent, we can determine the various reducing substance by the सिंपल टाइट्रेशन। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सैरीमेट्री के अकॉर्डिंग जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो गया, सैरिक अमोनियम सल्फेट। जब सैरिक अमोनियम सल्फेट को हम H2SO4 के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो जब सैरिक अमोनियम सल्फेट को जब हमने H2SO4 के अंदर डिसोल्व किया तो वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने लग जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने लग गया, इसका मतलब वो किसी सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे जो हमने सेरिक अमोनियम सल्फेट बनाया है, तो अब सेरिक अमोनियम सल्फेट जो हमने बनाया है वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना हमें चाहिए उतना बना या नहीं बना, उसको भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम आर्सेनिक ऑक्साइड यूज करते हैं। तो आर्सेनिक ऑक्साइड सॉल्यूशन हम एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में बनाएंगे, उससे हम सेरिक अमोनियम सल्फेट जो हमने बनाया है उस अमाउंट का बना है या नहीं बना है उसको हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेरिक अमोनियम सल्फेट का जो हम अमाउंट बनाते हैं वो कितना हो गया, 0.1 एम सेरिक अमोनियम सल्फेट हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट 0.1 एम बना या नहीं बना, उसको हम किससे चेक कर रहे हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड से हम चेक कर रहे हैं। और सेरिक अमोनियम सल्फाइड के लिए हम जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसके हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम है किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 का एक इंपॉर्टेंट रोल हमने पास आता है, यूज टू प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस इसका ना हो, सिर्फ है इसके लिए भी हम यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर H2SO4 डाल रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मीन्स यहाँ पे अपने पास सेरिक हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बन जाए, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ना बन जाए। अगर वो बनेगा तो अपने पास क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, तो बेसिक बेस जो बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, H2SO4 उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करके वापस सॉल्ट फॉर्म में अपने आप में लेके आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में H2SO4 डालते हैं। क्यों डाल रहे हैं H2SO4, ताकि हाइड्रोलाइसिस ना हो और जो भी अपने पास सेरिक जो है OH फॉर्म में सेरिक हाइड्रो ऑक्साइड या अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। अगर अमाउंट अमाउंट बनता भी है तो वो अपने आप में उससे H2SO4 से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन के अंदर किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। रिएक्शन कैसे हो रही है, सेरिक सल्फेट अपने पास है, अगर यहाँ पे हम कोई सब्सटेंस ले रहे हैं जिसका अपने पास क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन किस में होगा, Fe+2 से Fe+3 के अंदर। ठीक है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस कैसे हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है, जो एनालाइट है, वो अपने आप में क्या है, अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या हो गया, सेरिक अमोनियम सल्फेट, और जिसका हम एनालाइट कर रहे हैं, जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, वो अपने आप में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनालाइट का ऑक्सीडेशन करा रहा है, जिसका वो ऑक्सीडेशन करा रहा है वो हमारे आप में एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, अगर हम देख रहे हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेरिक अमोनियम सल्फेट का 0.1 एम सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डिसोल्व द 0.4 ग्राम ऑफ द सेरिक अमोनियम सल्फेट विद द एड ऑफ द gentle heat in a mixture of the 30 ml of the H2SO4 and 500 ml of water, and cool and filter the solution is turbid and the dilute to the 1000 ml with water। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको 0.1 एम का सेरिक अमोनियम सल्फेट बनाना है, जैसा कि तुम लैब में बनाते हो वैसे ही।
डिजोल्व करेंगे इसको अपने आप में 64 ग्राम हमने क्या ले लिया इसके अंदर सेरिक अमोनियम सल्फेट ले लिया, जिसको हमने क्या करना है उसको H2SO4 के अंदर डिजोल्व कर लिया एक्सेस के अंदर, फिर वाटर से हमने उसको QS2 हमने कर लिया 1000 ml। अब जो हमने पास है 64 ग्राम जो हमने सेरिक अमोनियम सल्फेट को डिजोल्व करके बनाया है वो एक्चुअल में 0.1 m बना नहीं बना, तो उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन किससे कर रहे हैं सेरिक अमोनियम सल्फेट का, वे एक्यूरेटली अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड previously dried at the 105 for 1 hour and transferred to a 500 ml conical flask। तो हम क्या करें, आर्सेनिक ऑक्साइड है उसको हमने क्या कर दिया 500 ml का जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, जिसको हमने क्या किया हुआ है पहले से हमने ड्राई किया हुआ है। ड्राई करने का मतलब जो सेरिक ऑक्साइड है तो हमने आर्सेनिक ऑक्साइड है, उस आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर जो अगर कोई इम्प्यूरिटीज उसके अंदर होगी तो वो ड्राई कंडीशन में 105 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ उसका ऑक्साइड रह जाएगा। वॉश डाउन द इनर वॉल ऑफ द फ्लास्क with 25 ml of 8% weight by volume NaOH solution to dissolve and add the 100 ml of the water and mix and add the 30 ml of the dilute H2SO4, 0.15 L osmic acid and 0.1 N ferroin sulfide or solution and titrate with the saric ammonium sulfate solution 0.1 m and until the pink color is changed to the very pale ब्लू कलर। तो हमारे पास क्या हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने क्या लिया सेरिक अमोनियम सल्फेट के स्टेरर के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो आर्सेनिक ऑक्साइड का भी हमने 0.1 एन का सॉल्यूशन बना लिया। तो ओवरऑल जो अभी हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको तुम ये समझो कि 0.1 एम का हमने क्या कर दिया आर्सेनिक ऑक्साइड का हमने सॉल्यूशन बनाया। तो एक हमने बना दिया 0.1 एन का हमने पास सेरिक अमोनियम सल्फेट, दूसरा हमने बना दिया 0.1 एम का आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका टाइट्रेशन कराएंगे जैसे तुम करते आ रहे हो M1 V1 के अकॉर्डिंग, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम उसका फैक्टर निकाल देंगे, रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्टर मिलेगा उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टोइकोमेट्री देखेंगे रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री तो वहाँ पे हमें पता पड़ेगा कि 0.1 m तो 1 ml, तो 1 ml अगर हमने 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट लिया है तो वो कितने ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता पड़ेगा कि 0.004946 ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 1 ml 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट से। तो ये कैसे पता पड़ा हमें, इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई, टाइट्रेशन कराई, टाइट्रेशन करने के बाद में जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास अगर 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट का अगर 1 ml होता तो वो कितने ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता। तो उससे हमें पता पड़ गया कि 0.1 ml 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट अगर रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन करता तो किससे रिएक्शन करता 0.004946 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं इक्विवेलेंट फैक्टर हम कह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि 0.1 ml का 0.1 n से कितना रिएक्ट कर रहा है उसी को हम क्या करें कितने ग्राम से उसको उसका इक्विवेलेंट फैक्टर करें। अब अगर हमें ये इक्विवेलेंट फैक्टर पता पड़ गया तो इसका मतलब हमें क्या पता पड़ गया कि ये जो 0.1 m बनाया था मान लो 0.1 n न बन के मान लो 0.15 m बन गया, तो 0.15 m बन गया तो कितना हमारे पास सेरिक अल्यूमिनियम सल्फेट यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन हमने 0.1 m का बनाया था 0.1 m का ना बन के कितने का बन गया, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन इस फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। आईपी फैक्टर जो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू हमने रख देंगे 0.0049, ठीक है। एक्सपेक्टेड मोल हमारे पास कितना है, हमने 0.1 m का बनाया था 0.1। टाइट्रेंट वॉल्यूम हमने क्या कर दिया कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो ब्यूरेट में लगा और कितना ग्राम हमने लिया, तो ओवरऑल इससे हम वॉलिडिटी को पता कर सकते हैं सॉल्यूशन की। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के फॉर्म में हम इस प्रोसेस को हम कैसे यूज ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया सेरिक अमोनियम सल्फेट, अब रिड्यूसिंग एजेंट हमें सेलेक्ट करने हैं, मतलब वो सब्सटेंस जिसका हमारे पास में रिडक्शन होगा
रिडक्शन करा सकते हैं, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट हम ये ले रहे हैं, तो फेरस सल्फेट हमने सब्सटेंट लिया, तो फेरस सल्फेट के भी हम क्या कर सकते हैं कि उसका कितना ग्राम है, उसकी प्यूरिटी को हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। फेरस सल्फेट से रिएक्शन करा दी हमने सेरिक अमोनियम सल्फेट की। तो यहाँ पे इसको हम क्या ले, कहाँ पे यूज करें, हिमेटेनिक कंडीशन में। हिमेटेनिक कंडीशन में कहाँ पे, जो हम आयरन की सिरप बना रहे हैं, आयरन की सिरप के अंदर हम Fe+2 कितना है उसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर Fe+3 उसके अंदर फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब वो ड्रग हमारे पास टॉक्सिक लेवल पे जा चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पे रेडॉक्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, जो आयरन की सिरप बना रहे हैं, तो आयरन की सिरप के अंदर हमें क्या चाहिए, आयरन Fe+2 फेज में चाहिए। अगर वो Fe+3 फेज में उसके अंदर पहुंच गया तो इससे हमारा क्या होगा कि इससे हमें पता पड़ जाएगा कि कितना मॉलिक्यूल्स था, कितना अमाउंट अपने पास में चेंज हो चुका है Fe+3 के फॉर्म में। तो ये भी किससे पता पड़ेगा हमें, रेडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि हम सेरीमेट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं तो ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स और लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स पाउडर, तो ये अपने पास किसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग हम जो हिमेटेनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो ये अपने पास क्रिस्टल फॉर्म में है। प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, वेट एक्यूरेटली अबाउट द 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंट एंड डिसॉल्व in a mixture of 30 ml water and 20 ml H2SO4 solution, titrate with a 0.1 and ferric ammonium sulfate using the फेरोइन सल्फेट सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर। तो यहाँ पे फेरोइन सल्फेट एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं, और आईपी फैक्टर हम इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वापस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री लिखेंगे। रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री से हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे 1 ml 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट अपने पास में 0.01519 ग्राम फेरस सल्फेट से रिएक्ट करती है। क्लियर। अगर ये चीज हमें पता पड़ गया तो कितना वॉल्यूम हमारे पास ब्यूरेट से आया, उससे हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि जो भी हमारे पास जो आयरन की सिरप है या आयरन की टेबलेट है उसके अंदर Fe+2 के फॉर्म में हमारे पास कितना आयरन अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में हमने उसके अंदर फॉर्मेशन किया था और कितनी क्वांटिटी उसके अंदर है, या फिर किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना Fe+2 Fe+3 के अंदर उसके अंदर चेंज हो चुका है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कितने टाइम पीरियड के बाद में वो फेरिक फॉर्म में उसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये मेथड हम यहाँ पे फेरस जो हमारे पास है, फेरस की जब हम सिरप बनाते हैं तो उसके अंदर हम यूज लेते हैं। Fe+2 हमारे लिए सिरप के अंदर होना चाहिए, Fe+3 फॉर्म हमारे लिए सिरप के अंदर नहीं होना चाहिए, उससे हम एक्सपायरी डेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म फेरस सल्फेट की टेबलेट में हम यूज कर रहे हैं, ड्राइड फेरस सल्फेट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फेरस ग्लूकोनेट टेबलेट के अंदर हम यूज कर रहे हैं। फेरस ग्लूकोनेट टेबलेट हम बना रहे हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। टाइटेनियम ऑक्साइड हम डाई के फॉर्म में यूज लेते हैं, तो वहां पे भी हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हम टेबलेट के अंदर यूज कर रहे हैं। विटामिन सी की जो टेबलेट है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। पैरासीटामोल टेबलेट है तो उसके अंदर हम इस रिएक्शन को हम यूज में लेते हैं। तो ओवरऑल हमने सैरीमेट्री को हमने यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज किया, इस तरीके से हमने सैरीमेट्री को कंप्लीट कर लिया। क्लियर। तो सैरीमेट्री हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल फॉर्म में सेरिक अमोनियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हमने H2SO4 के अंदर डिसॉल्व करके बनाया हुआ है, और वो किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा जो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके लिए इक्विवेलेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब जो भी हमारे पास सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसका 1 ml 0.1 m किसी सब्सटेंस के कितने से वो रिएक्ट करता है, वो फैक्टर अगर हमें पता लग गया तो उससे हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट होगी तो हम उसकी प्योरिटी को देख सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर कितना एक्सपायरी डेट है वो हम पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन के फॉर्म में हम फेरस सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। तो फेरस जो हमारे पास है आयरन सिरप, उसके लिए हम उसको यूज में लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।